कज़न ने वहशी दरिंदा बनकर मेरा वो हश्र किया। मेरा नाम मारिया है। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। एक भाई मुझसे बड़ा है और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। जब से होश संभाला घर में गुर्बत और माँ बाप की लड़ाई देखी। इस लड़ाई की वजह से मेरा बड़ा भाई मामू के पास भेज दिया गया। लड़ाई की सबसे बड़ी वजह अब्बू की बदजुबानी और कोई काम ना करना थी। अम्मी सारा दिन सिलाई मशीन पर मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करके हमारी रोटी का बंदोबस्त करती थी। अम्मी अब्बू की रोज़ रोज़ की लड़ाई की वजह से मैं सिर्फ प्राइमरी तक ही पढ़ सकी थी। मुझसे छोटा भाई अभी 4 साल स्कूल गया था। बड़ी मुश्किल से चौथी तक पढ़ सका था। इसके बाद उसने कहा मैंने मैकेनिक का काम सीखना है। सबसे छोटा भाई जिसकी उम्र 31 साल है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वक्त का काम है गुज़रना, लिहाजा गुज़रता गया। देखते ही देखते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख लिया। सियाने लोग कहते हैं जवानी मस्तानी होती है, मगर मैं कहती हूँ कि लोग गलत कहते हैं। कज़न है वहशी दरिंदा। मेरी अम्मी का एक कज़न जो दुबई में जॉब करता था। इसका नाम माजिद था। प्यार से इसे माजू कहते थे और मैं भी इसे माजू मामू कहती थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई की वजह से मुझे भी बद्दुआएं मिलती। अम्मी कहती थी जब से तुम पैदा हुई हमारे घर में बदनसीबी आई है। हमारे घर की हालत ऐसी है कि अम्मी बाकी बातें सुनकर मेरा दिल दुखता था। मैं तन्हाई में बैठकर रोती, अल्लाह से रो रो कर दुआ करती कि या अल्लाह अम्मी अब्बू को इत्तेफाक दे। गुर्बत से तो मैं पहले ही तंग हूँ, कम से कम लड़ाई तो ना हो। पहली बार जब मामू हमारे घर आए उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। दरवाज़े पर दस्तक हुई। अम्मी ने कहा कि मायरा जाओ देखो कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मामू मोटरसाइकिल लिए खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मामू मोटरसाइकिल लेकर अंदर आ गए। अम्मी ने कहा जाओ चाय बना कर ले आओ। मेरे अब्बू के रवैये की वजह से हमारे घर में रिश्तेदार बहुत कम आते थे। मामू माजू भी तकरीबन 5 साल के बाद आए थे। मैंने पूछा मामू दुबई से कब आए? तो बोले 4 दिन हो गए। फिर सोचा कि बाजी कायनात को मिलाऊं। अच्छा मामू मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने जल्दी से कहा तो बोले मैं आ गया हूँ, ये कम है क्या? उस वक्त उनकी ये बातें समझ में ना आती थी, मगर बाद में खुद पता चला। एक दिन हमारे साथ रहे, फिर चले गए। जाते वक्त मुझे 500 रुपये दे गए। हमारे घर का मोबाइल नंबर ले गए कि जाकर आपको फ़ोन करता रहूँगा। वक्त अम्मी अब्बू की लड़ाई से गुज़रता गया। 2-3 माह बाद भी भाई आता, दिन मुश्किल से गुज़रता, फिर चला जाता। अम्मी को बड़े भाई से ज़्यादा प्यार था। उसे कहती थी कि तुम ही तो मेरे सब दुख दर्द ख़त्म करोगे। मैं तो अम्मी की बातों से तंग आ गई थी। तुम्हारे बाप की बातें सुनकर दिल लगा कर पढ़ाई किया करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मैं 12 साल की हुई तो अम्मी ने मेरा मोहल्ले में आना जाना बंद कर दिया, बकौल उनके कि अब मैं बड़ी हो गई थी। इस दौरान मेरी आंटी माजदा की अचानक वफ़ात हो गई। हम सब वहाँ पहुँच गए। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। 3 दिन हम वहाँ रहे। हमारे मामू माजू भी आए हुए थे। 3 दिन में वो ज़्यादातर हमारे साथ ही रहे। हालांकि ये वफ़ात का मौका था, उनको बाहर मर्दों में बैठना चाहिए था, मगर वो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते। बातों बातों में मामू ने मेरे हाथ चूम लिए, कहा तुम्हारे हाथ बड़े खूबसूरत हैं। मुझे इन चीज़ों का इल्म नहीं था। हम लोग वापस आने के लिए तैयार हो रहे थे। मामू माजू कमरे में आ गए और कहा मैं कल आप लोगों को घर ले आऊँगा, आप लोगों से मिलने का दिल चाहता है। अम्मी ने कहा आज ही आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम गैरों की तरह बातें क्यों करते हो? मामू माजू बोले नहीं, मैं कल आपके इलाके में किसी काम के लिए आ रहा हूँ, जब भी आपके घर में चक्कर लगाऊंगा। एक ज़रूरी बात तो मैं बताना ही भूल गई।
मामू दुबई से मुसलसल 3 घंटे फ़ोन पर बात करते, अम्मी से बमुश्किल 10 मिनट बात करते, बाकी सारी बातें तो मुझसे करते। मुझे कहते मेरा दिल नहीं लगता, पाकिस्तान बड़ा याद आता है। कभी अपनी बीवी के बताते कि उसने ये कहा वो कहा। मैं बड़ा हैरान होती कि मामू ये बातें मुझे क्यों बताते हैं। मैं साथ ये भी कहती कि ऐसी बातें अम्मी को बताया करो। उम्र के जिस हिस्से में थे अक्सर लड़कियों से ऐसी गलती हो जाती है। दूसरे दिन सुबह 9 बजे मामू हमारे घर आ गए। हम अभी नाश्ता कर रहे थे कि मामू काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी ले आए, पोनी, क्लिप, कपड़े वगैरह वगैरह मेरे कमरे में ले गए और सारी चीज़ें मुझे दे दी। प्यार से सर पर हाथ फेरा। इसके बाद अम्मी ने आवाज़ दी तो हम बाहर आ गए। बातों बातों में अम्मी ने कहा, माजू अब मायरा बड़ी हो रही है, इसका रिश्ता तो तलाश करो। वो मुस्करा कर बोले, मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, अगली दफ़ा आऊँगा तो अपनी मायरा के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आऊँगा। मामू तकरीबन 2 साल बाद पाकिस्तान आए थे। कहने लगे, मायरा को हमारे पास भेज दो, 2-3 दिन बाद छोड़ जाएंगे। अम्मी ने कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, इस दफ़ा रहने दो, अगली दफ़ा ले जाना। वक्त गुज़रता गया। मामू माजू की बातों मुझे याद आती गई। मैं जल्दी से कमरे में जाती, अक्सर अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही होती। मामू कहते, तुम्हारी अम्मी अब्बू हर वक्त लड़ते हैं, इन्हें कुछ समझाओ। मैं दिल ही दिल में कहती, जब अम्मी अब्बू को खुद एहसास नहीं या मुझे बद्दुआएं देते हैं, वो मेरी बात कैसे मान सकते हैं। एक दिन अब्बू अम्मी की लड़ाई अरूज पर थी। हम बहन भाई ख़ास कर इनके निशाने पर थे। अब वो कहते, मायरा बड़ी हो गई है, इसका ख्याल रखा करो। अम्मी कहती, तुम घर पर होते हो, तुम्हें ख्याल रख लिया करो। ये बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता। ये कैसी माँ है जिसे पता ही नहीं कि उसकी बेटी जवान हो गई है या फिर इसे कुछ अच्छा बुरा बताना है। बस अम्मी अब्बू के पास बैठती तो यही गिला करती कि ये 10 बजे तक सोई रहती है, घर के काम नहीं करती, सिलाई मशीन पर नहीं बैठती। खैर कुछ बातें अपने पास से बना कर कहती। मुझे बड़ा दुख होता है। 2 साल और गुजरे। मामू एक बार फिर पाकिस्तान छुट्टी पर आए। 1 हफ्ते के बाद हमारे घर आए तो अपनी बेगम को भी साथ लाए। रस्मी दुआ सलाम के बाद मामू नमाज़ पढ़ने चले गए। इन दोनों के रवैये से लगता था कि इनकी आपस में नहीं बनती। मामू मुझे जो कुछ अपनी बीवी के बारे में बताते मैं सच मान लेती थी। बहरहाल मुझे दिल से इनकी बेगम अच्छी लगती थी। एक दिन हमारे पास रहे, दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके चले गए। जाते जाते मुझे कहा, तैयार रहना, हम आपको लेने आएंगे। अम्मी ने भी मुझे उनके घर जाने की इजाज़त दे दी। 14 साल की उम्र को पहुंची तो हर किसी का ध्यान मेरी तरफ हो गया। मोहल्ले में धूम मच गई कि इनकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मोहल्ले की जो भी औरत आती मुझे देखकर हैरान रह जाती। पतली दुबली कमर, बारीक होंठ, नागन सी जुल्फ़ें। मोहल्ले की लड़कियां कहती, तुम्हें तो किसी अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। गोरा चिट्टा रंग और बारीक नैन नकोश। मोबाइल की घंटी मुसलसल बजती रही। अम्मी सिलाई मशीन पर बैठकर काम कर रही थी। मैं कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। अम्मी ने आवाज़ दी, मायरा देखो तो फ़ोन किसका है। मैंने कहा, जी अम्मी, और फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गई। देखा तो माजू मामू का नंबर सामने था। अम्मी के पास मोबाइल लेकर आई। अम्मी ने कॉल रिसीव की और कुछ बातें अनकही मुझे आवाज़ दे कि आकर बात कर लो। रस्मी सलाम दुआ के बाद मामू ने कहा, हम आ जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, तुमने 3 दिन हमारे पास रहना है। मैंने कहा, ठीक है मामू, और हंसते हुए कॉल काट दी। मैंने अलमारी से रेड कलर की रेशमी सूट निकाला। वॉशरूम से नहाकर निकली तो आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि दरवाजे पर हारन की आवाज़ आई। अम्मी ने कहा, जाओ दरवाज़ा खोलो। मैं दौड़ कर गई, दरवाज़ा खोला। तमाम मामू माजू और उनकी बेगम सामने खड़े थे। मामू ने आते ही कहा, मायरा
جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ابو کو ملی۔ چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھا، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر لگائی ماموں ماجو نے ہمیں گاڑی روک کر فروٹ چاٹ کھلائی۔ ہم نے خوب مزے لے کر کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلدی تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں، تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں گے۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ ممانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں اور کہیں نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے لٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن بعد ماموں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ دکھاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی۔ دروازہ امی نے کھولا، دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی، اتنا کہ امی نے کہا مائرہ اب گھر آ گئی ہو، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں امی کو کیسے سمجھاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت گنوا دی، پیروں تلے رون دیا۔ تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا امی تمہاری بد دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا۔ ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں ماجو جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو چاچو کا بیٹا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کے پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے۔ آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر بھی جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، 3 بجے اس کا جنازہ ہے، آ جائیے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماموں کی وفات کا کوئی دکھ نہیں؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا ہے، ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا۔ 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں بھی مجھ سے معافی ہی مانگ رہا تھا اور مانگ نہ سکا۔ آج تک میرا اسے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسے سزا ملتے رہنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہو گئی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔